So hello everyone, my name is Parth and today in this video I will be explaining to you my new project Matrix CSS. So what is Matrix CSS? Matrix CSS is actually a clone of Tailwind CSS which I have made using the implementation of DOM in JavaScript. So in this video we will be talking about the working of Tailwind CSS, how I made the project and the upcoming features of the project. So let's not wait and start this video. सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ टेलविंड CSS। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टेलविंड CSS आखिर चीज़ क्या है, ये लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। सो टू टेल यू टेलविंड CSS इज़ अ लाइब्रेरी कौन सी? यूटिलिटी लाइब्रेरी। बट हम यूटिलिटी लाइब्रेरी से क्या मतलब है, तो हमें पता है कि CSS के अंदर दो तरह की लाइब्रेरी होती है। सो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते जाते हैं कि CSS लाइब्रेरीज। सबसे पहले इसके अंदर आता है जो हमारी है यूटिलिटी लाइब्रेरी। दिस एंड द सेकंड वन इज जो हमारी होती है कंपोनेंट लाइब्रेरी। कंपोनेंट लाइब्रेरी। सो इसको मैं यहाँ सो यार दीज टू आर द लाइब्रेरीज। सो यूटिलिटी लाइब्रेरी हमें ऐसी चीज़ें देती है जिससे हम CSS को आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन कंपोनेंट लाइब्रेरी हमें CSS पहले से ही लिखी हुई देती है। कंपोनेंट लाइब्रेरी कैसे होगी? जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, सबसे फेमस शैडसीएन, या फिर और भी जो आजकल नई UI लाइब्रेरीज आ रही है मोस्टली यही करती हैं कि जो कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी बना के दे रही है, आपको बस उठाने और अपने प्रोजेक्ट में डालते हैं। लेकिन टेलविंड अलग चीज़ है। टेलविंड एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है। सो टेलविंड क्या करती है, हमें कस्टम क्लासेस देती है। सो व्हाट डू आई मीन बाय कस्टम क्लासेस? जैसे हम कोड लिखते हैं कुछ भी कि लाइक नॉर्मली हम कोड लिखते हैं H1 दिस इज H1 एंड क्लोज H1। सो ये एक नॉर्मल HTML का कोड है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसकी जो CSS है, या तो हम यहाँ पे एक स्टाइल टैग डाल के हमें यहाँ लिखनी होती है, या फिर दो तरीके और होते हैं। एक होते हैं इंटरनल CSS जो कि हम अपने हेडर टैग के अंदर लिखते हैं, और एक्सटर्नल CSS जो कि हम अलग फाइल में लिखते हैं। बट हमें उसके अंदर नहीं जाना क्योंकि वो ऑलरेडी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो इस वीडियो को तो वो आपको ऑलरेडी पता होगी। सो हम टेलविंड के अंदर क्या करते हैं, हम उन स्टाइल्स को स्टाइल के अंदर ना लिख के क्लास के अंदर लिखते हैं। और क्लास के अंदर कैसे लिखते हैं? कस्टम तरीके से BG रेड 500 कि बैकग्राउंड कलर को रेड करो और शेड कौन सा? 500 शेड, ये जो कि टेलविंड ने दिया हुआ है। सो ये तरीका होता है जिससे हम टेलविंड की क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम कस्टमली CSS लिख दिया। और इससे क्या होता है, इससे फ़र्क क्या पड़ा? लेकिन इससे फ़र्क ये पड़ा कि ये बहुत तेज़ी से लिख रहा है। कि मतलब एक डेवलपर को आप सोचो कि एक अलग से फाइल में जाके एक एक क्लास मेंशन करके, एक एक ID मेंशन करके लिखना नहीं पड़ रहा। उसे वहीं पे एक ही HTML फाइल के अंदर बस कंपोनेंट बनाते जाना, लिखते जाना और CSS भी वहीं डालते रहना है। सो इज़न्ट इट फास्ट? सो मैंने यही चीज़ को अपने आप से DOM में बनाने की कोशिश की है, जो कि हम आगे बात भी करेंगे। सो लेकिन अब मेन बात है ये काम कैसे करता है। मतलब हमारे प्रोजेक्ट को क्या पता BG रेड 500 एक क्लास है जिसको एक स्टाइल कॉल करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? सो टेलविंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जिट कंपाइलेशन का। जिट यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। सो व्हाट डू आई मीन बाय जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन यानी टेलविंड क्या करता है, आपकी HTML फाइल के अंदर क्लासेस के देखता है और क्लासेस के अंदर आइडेंटिफाई करता है कि जैसे वी नो दैट कि यहाँ BG रेड लिखा हुआ है, कि यहाँ BG लिखा है तो बैकग्राउंड है, रेड लिखा है तो रेड करना है उसे, 500 लिखा है तो हाँ वो वाला शेड करना है। सो इट ऐसे ही वो पूरी फाइल को पार्स करता है, उस HTML फाइल को, और आइडेंटिफाई करता है। और उसके पास एक पीछे build.css नाम से एक फ़ाइल होती है
जिसके अंदर वो ये सारे स्टाइल्स को लिखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको टेलविंड के ऑफिशियल साइट पे ले जाके दिखाऊं तो उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ स्पेसिफाई भी कर रखी है। अगर आपने देखा हो नीचे जाके थोड़ा सा कि लाइक आपने ये सेक्शन देखा हो तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, टेलविंड ऑटोमेटिकली रिमूव्स ऑल अनयूज्ड सीएसएस फॉर प्रोडक्शन। तो चलो ठीक है, विच मीन्स योर फाइनल अंडरस्टैंड। एंड सो यहाँ पे क्या कर रहा है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये यहाँ पे लिखता जाता है वो यहाँ पे एक्चुअल में ऐड होते रहते हैं। .px4 ऐड हुआ यहाँ पे, हमने यहाँ px4 लिखा तो यहाँ पे px4 हो गया, देन यहाँ py3 लिखा तो एक py3 ऐड हो गया। सो इट्स लाइक एक एक्सटर्नल फाइल में ये सब ऐड हो रहा है जो कि फिर आपके HTML पे लग जाता है, लेकिन आपको ये सब नहीं करना पड़ रहा अलग से, आपको नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है। सो कि टेलविंड क्या कर रहा है, टेलविंड क्या करता है कि सबसे पहले तो उसके पास एक HTML फाइल है, ओके मैं इसको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट टाइप बनाते हैं। सो HTML फाइल है, देन HTML फाइल के बाद उसके अंदर से वो कहाँ जाता है, क्लासेस पे जाता है, ओके देन क्लासेस से वो जाता है आइडेंटिफाई करता है कि भाई हाँ कौन सी क्लास हमें चाहिए, कौन सा स्टाइल लगाना है, एंड देन उसको एक एक्सटर्नल CSS फाइल में स्टोर करता है। सो या और इसी तरीके से हमारा टेलविंड काम करता है। सो मेन तो यही वर्किंग थी टेलविंड की जो मैं आपको समझाना चाहता था। नाउ अब मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ, मैट्रिक्स CSS। सो लेट मी राइट हियर मैट्रिक्स CSS। अब मैट्रिक्स CSS टेलविंड से एक थोड़ा सा अलग है। हमने बात करी यहाँ पे टेलविंड HTML फाइल में जाता है, पार्स करता है, क्लासेस आइडेंटिफाई करता है, वो सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल में लास्ट में एक एक्सटर्नल CSS में स्टोर करता है जो कि आपको फाइल दिखती नहीं कभी। लेकिन मैट्रिक्स CSS मेरा प्रोजेक्ट क्या करता है, उसको एज अ इनलाइन CSS स्टोर करता है, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा बहुत ईजिली। सो लाइक जैसे हम चलते हैं अभी सीधा कोड एडिटर में चलते हैं तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और उससे पहले कोड एडिटर में जाने से पहले कि वाई द नेम मैट्रिक्स CSS। सो मैट्रिक्स CSS नाम सोचने से पहले मैंने और भी नाम सोचे थे, मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि सबसे पहले, क्योंकि ये कोहोर्ट का है तो सबसे पहले तो नाम आता है चाय, तो चाय तो बहुत कॉमन हो जाता नाम। और मैंने कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह नाम अलग अलग रख रहे थे, जैसे कोई कुल्लड़ रख रहा था, कुल्लड़ CSS हमने देखा और रचित किया, तो और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स और भी कई सारे नाम है। सो आई वॉज मतलब मेरे रूम में आप देखोगे, मैं कभी दिखाऊंगा कि पोस्टर लगा हुआ है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक मूवी है फ्रॉम द अर्ली 2000 से मूवी है, जिसके अंदर मतलब एक कैरेक्टर है नियो एंडरसन करके। सो उसके ऊपर ही बेस्ड मेरा प्रोजेक्ट है, उसकी थीम के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट बेस्ड है, ताकि थोड़ा सा कुछ अलग सा हो पाए। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। सो मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ, इन सबको बंद करते हैं, आपको एक नया फोल्डर बना के दिखाता हूँ, लेट्स से डेमो2। एंड इसके अंदर पहले तो आप ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी ऐसे मेरे साथ देख सकते हो कि आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है npm install pm-matrix-css। अब ये ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर के अंदर मेरा पैकेज इंस्टॉल कर देगा, जो कि हमें नीड होगी इन फाइल्स को रन करने के लिए। सो लाइक आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स pm07 और ये सारी फाइल्स आ गई जो हमारे पास बनी हुई हैं। सो अभी इन सबको रन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं यहाँ पे एक बाहर आता हूँ कि मैट्रिक्स.css का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है, ये थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारा जो है रूट फोल्डर कौन सा, जो सबसे बाहर वाला फोल्डर है हमारा, जिसके अंदर जो हमारी फाइल बेसिक फाइल्स हैं index.html वगैरह, जहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। देन कोर फाइल्स वो हैं हमारी जो कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हैं, जिसमें सारे हमारा पार्सर जो है, हमारा डॉक्यूमेंट पार्स जो होता है उसका कोड है, जो हमारे स्टाइल्स कंबाइन होते हैं उसका कोड है।
एंड देन एट लास्ट हमारे पास एक स्टाइल्स फोल्डर है। स्टाइल्स फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे स्टाइल्स हैं वो स्टोर्ड है। सो लेट मी, हम वापस चलते हैं कोड एडिटर के अंदर, सब कुछ सही चल रहा है एकदम। सो दिस इज़ आर फोल्डर। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि एक रूट फोल्डर होता है, ये मैट्रिक्स डॉट सी एस एस जो आप देख रहे हो एक रूट फोल्डर है हमारा, जिसके अंदर पैकेज, मेन, ये सब फाइल्स हैं। एंड देन कोर फोल्डर है जिसके अंदर हमारा पार्सल और कंबाइंड स्टाइल्स हैं। और एक स्टाइल्स डॉट सी एस एस। सबसे पहले स्टाइल्स पे आते हैं। सो मैंने स्टाइल्स को सबसे पहले आते हैं टाइपोग्राफी पे। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स लिखे हुए हैं। सो मैंने क्या सोच के ऐसे स्टाइल्स बनाए कि मतलब वाई एक ऑब्जेक्ट लिया उसके अंदर फिर ऐसे किया। सो ऑब्जेक्ट लेने का क्या फ़ायदा है कि आप नॉर्मली सिर्फ एक, अगर इसकी की मैच हो जाए हमारी क्लास से, तो नॉर्मली आप प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं किसी ने लिखा नियो टेक्स्ट स्मॉल SM, यानी नियो टेक्स्ट स्मॉल। सो उसकी प्रॉपर्टी क्या, उसकी प्रॉपर्टी कॉल होगी फ़ॉन्ट साइज़, और देन उसका साइज़ हो जाएगा 0.87 रैम। सो दैट इज़ हाउ इट एग्जीक्यूट्स। लाइक जैसे अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ एक index.html फाइल हमारे रूट फोल्डर में। index.html। सो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। सो यहाँ पे अब हम स्क्रिप्ट डालते हैं। स्क्रिप्ट का आपको टाइप ध्यान रखना है कि मॉड्यूल होना चाहिए, वरना वो वर्क नहीं करता। सो स्क्रिप्ट डाल देंगे हम यहाँ पे main.js एंड नाउ दिस विल बी वर्किंग। सो लेट अस से कि यहाँ पे h1 डाल देते हैं हम, और यहाँ पे क्लास डाल देते हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हम कोई भी उठा लेते हैं टाइपोग्राफी में से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ॉन्ट को एक्सेल करना है। सो हम क्या लिखेंगे, नियो टेक्स्ट एक्सेल। एंड यू मस्ट बी वर्डिंग कि नियो क्या चीज़ है, हर कोड के आगे लिखा हुआ है। सो नियो कुछ भी नहीं है, नियो उस मैट्रिक्स का मेन कैरेक्टर, मैंने जैसे आपको बताया था नियो एंडरसन होता है। सो इट्स लाइक हमारी CSS फाइल के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो नियो है, जो कि इन सारे स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो आप आगे यहाँ पे देखोगे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जैसे मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ नियो टेक्स्ट एक्सेल, एंड टेक्स्ट में लिख देता हूँ लाइक चाय और कोड। सो लेट्स सी, लाइव सर्वर पे ओपन करके हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे चाय और कोड आ गया एक्सेल साइज में। और टू शो यू द डिफरेंस, मैं एक बार इससे छोटा करके भी दिखा देता हूँ। देख लो, लार्ज पे और कम हो गया, मीडियम पे देन और कम हो गया। सो दैट इट्स लाइक दैट, जैसे हमारी टेलविंड वर्क कर रही थी क्लासेस से, ये भी वैसे ही वर्क कर रहा है। लेकिन अब टेलविंड में आप अगर जब वर्क करते हो तो वो आपको वहाँ पे, जो मैंने बताया था, एक्सटर्नल फाइल दिखाता है, एक्सटर्नल CSS होती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जैसे आप, मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करके आप देख सकते हो यहाँ पे स्टाइल टैग इनलाइन डल रहा है। ये फॉन्ट साइज़ 1.75 REM, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ना, मैंने क्या करके यहाँ 1.75 REM ही दे रखा है। ऐसी ही और भी हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत और ट्राई करते हैं, लिख के देखते हैं एक बार। सो लाइक इस पर हमने H1 डाल दिया। सो लेट्स से हम एक बॉक्स बनाते हैं। सो div डॉट कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर क्या चाहिए हमें, div डॉट बॉक्स इंटू 3। सो लाइक एक बार हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, नियो। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नियो फ्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा हमारा कंटेनर का फ्लेक्स करने के लिए नियो डैश फ्लेक्स, एज सिंपल एज दैट। और फिर उसके बाद नियो, अब हमें कौन सा फ्लेक्स यूज़ करना है यहाँ पे वो देख लेते हैं कि नियो फ्लेक्स रो यूज़ करने, कॉलम यूज़ करने, जैसे भी है आप देख सकते हो यहाँ पे, और वो आप कर लोगे। सो यहाँ पे हम स्टाइल्स में एक बार और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसी एनिमेशन हैं सारे, जितने ट्रांजिशंस होते हैं। अब इसमें स्पेशल वाले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे ये है नियो ड्यूरेशन बुलेट टाइम, ये 1500 मिली सेकेंड्स है इसके अंदर। और ये से बस वो सिग्निफाई करने के लिए होता है कि जैसे मूवी के अंदर एक सीन आता है कि वो जब
बहुत ही एकदम बुलेट्स को डॉज करता है और बुलेट स्लो मोशन में जा रही होती है, तो वो दिखाने के लिए एक बुलेट टाइम एक हमने नई क्लास बना दी। ऐसे ही यहाँ पे देख लो आप, डॉज एक क्लास है कि बुलेट्स को डॉज करने के लिए। बहुत सारी नई चीज़ें जो नॉर्मली क्लासेस हैं वो तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, उसके आगे तो बस जस्ट नियो लगाना है और नॉर्मली वो बढ़िया चलेगा। लेकिन टू मेक दिस प्रोजेक्ट स्पेशल यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे बुलेट टाइम, या फिर और भी दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक टाइपोग्राफी में ही चलते हैं और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या है, नियो टेक्स्ट रेड पिल। रेड पिल मतलब रेड कलर लगाने का तरीका, जो रेड पिल का कलर होता है वो वाला स्पेशल कलर, जैसे मैंने अलग से हेक्स कोड में दिया हुआ है। ऐसी कोड यानी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सर्च करके कि द मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ होती है। ये वाला जो ग्रीन कलर है वो एक्चुअल में ये होता है, ये हेक्स कोड का होता है। तो कोड से मेरा मतलब वही था। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट को हमने वाइट को अलग से हमने कंस्ट्रक्ट बोल रखा है, मैट्रिक्स को हमने ब्लैक बोल रखा है। सो इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे ये सब फाइल्स है और ये सब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर हुआ है की वैल्यू पेयर के नाम से, जिसमें हमारी की तो क्लासेस हैं और जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी है और फिर उसकी वैल्यू है। सो इन सबको ही ऐसे हमने स्टोर कर रखा और सबको हमने एक जगह पे इंपोर्ट कर लिया कोर के अंदर स्टाइल्स कंबाइन में, कि हमने यहाँ पे इन सबको क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। एंड देन उसको हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंबाइंड स्टाइल के अंदर एक साथ रख लिया। ये अब क्या होगा कि हम रख तो सीधा इसके अंदर भी सकते थे कि हम सारे स्टाइल्स एक ही बार लिखते जाते, लेकिन फिर अगर कोई बाहर से कोड पढ़ता है और मान लो उसे कोई नई क्लास डालनी है इसके अंदर ही, तो वो डाल नहीं सकता आराम से, उसे फिर उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि उसे कुछ चेंजेस करने हैं या फिर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन सबको अलग से क्लासीफाई कर दिया कि यहाँ फ्लेक्स बॉक्स वाले सारे यहाँ हैं और लेआउट वाले सारे यहाँ हैं। तो थोड़ा सा वो कोड वर्बोस हो जाता है और ज़्यादा आसानी होती है समझने में। एंड देन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक है हमारे पास parser.js फाइल। parser.js क्या करता है, इन सबको कंबाइन इन करके पार्स करता है। कि जैसे आप देख सकते हो वो लाइन बाय लाइन समझाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कंबाइंड वाले स्टाइल इंपोर्ट कर लिए। देन कॉन्स्ट अप्लाई स्टाइल्स, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन बनाया है स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए, जिसके अंदर एक क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है और एक स्टाइल डेफ आ रहा है। स्टाइल डेफ क्या है, स्टाइल डेफ वो प्रॉपर्टी है, या फिर कह सकते हैं स्टाइल डेफ वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर है जो हमने यहाँ से लाइक ग्रिड के अंदर से यहाँ से ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर उठाया ना, ये पूरा जो है हमारा ये एक स्टाइल डेफिनेशन है। सो वापस आते हैं पार्सर पे। तो हाँ, ये स्टाइल डेफिनेशन में यहाँ पास करेंगे अब एलिमेंट का जो स्टाइल डेफिनेशन की प्रॉपर्टी देन उसकी वैल्यू के बराबर है। सो ये वही कर रहा है कि स्टाइल टैग के अंदर है उसके अंदर वैल्यू ही डाल रहा है। देन उसके बाद हमारा एक फंक्शन है पार्स डॉम, जो डॉम को पार्स करने के लिए, कि ये फंक्शन तो हो गया स्टाइल डालने के लिए, लेकिन स्टाइल डालना कहाँ है, वो तो डॉम पार्स करके पता चलेगा ना कि उसमें से कौन कौन से एलिमेंट सिलेक्ट करने, फिर उसके अंदर हम अप्लाई स्टाइल करेंगे। सो वही हमने किया कि एक एलिमेंट्स है, ये लिस्ट बन जाएगी एक क्वेरी सिलेक्टर से उन सब की। तो हमने 2 लूप्स रन करे हैं, कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक फॉर लूप है हमारा और अंदर एक और फॉर लूप है। कि सबसे पहले हम लूप कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर, देन लूप कर रहे हैं उनकी क्लासेस के ऊपर, हर एलिमेंट की इंडिविजुअल क्लासेस पे। तो हर इंडिविजुअल क्लास चेक होगी कि हाँ ये क्या उन ऑब्जेक्ट्स में है, अगर उनमें है तो आप उसको अप्लाई कर दो। दैट इज़ द कोड रिटन हेयर। आप देख सकते हो बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। और यहाँ पे भी हम और भी तरीक़ों से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते थे, जैसे फॉर ईच हो गया या फिर और भी जो एरे वाले लूप्स होते हैं, बट मैंने उसका यहाँ पे यूज़ नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी ये बिग ऑफ n स्क्वायर में चल रहा है, तो ऑलरेडी ये टाइम तो ले ही रहा है। सो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट की इनर वर्किंग जब आप पढ़ते तो आपको पता लगेगा कि जो फॉर लूप होता है सबसे फास्टेस्ट होता है, फॉर ईच से भी फास्ट फॉर लूप ही होता है जो हमारा क्रड फॉर लूप होता है। सो वही यूज़ करने की कोशिश करिए यहाँ पे। सो इसको हमने फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। सो अब यहाँ पे चलते हैं हम। अब ये एक्सपोर्ट होके हमारा जाता है तीसरे स्टेप पे, main.js के अंदर। main.js क्या है, यहाँ init मैट्रिक्स क्या है, ये सिर्फ एक वो है, क्या नाम है हमारा, कि इवेंट लिसनर लगा रहा है कि डॉम जब हमारा लोड हो जाए, कि यहाँ पे एक इवेंट लिसनर है कि हमारा जब डॉम लोड हो गया, जब हमारा पूरा HTML कंटेंट लोड हो गया तो आप पास डॉम फंक्शन को कॉल कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट,
कि मेन डॉट जेएस क्या कर रहा है, मेन डॉट जेएस एक साइड तो देख रहा है कि हाँ कि यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया था मेन डॉट जेएस का, कि ये देख रहा है कि ये फाइल, ये इंडेक्स वाली फाइल जब लोड हो जाए पूरी, इसका पूरा डॉम स्ट्रक्चर बन जाए, तो आप क्या करना कि पार्स डॉम वाले एलिमेंट को या पार्स डॉम वाले फंक्शन को कॉल कर देना, एज सिंपल एज दैट। सो ऐसे ही हमारा पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है और दिस इज़ वेरी इजी, मतलब इतना कुछ इसमें था नहीं प्रोजेक्ट में, लेकिन जब आप फॉर समवन जो फर्स्ट टाइम सोचा, जब मैं भी फर्स्ट टाइम सोच रहा था, ये बहुत ही वैसा लग रहा था कि हाँ ऐसे कैसे करेंगे यार, लेकिन अगर आप सोचोगे तो ये हो जाएगा और इसमें ऐसा कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ ये टेलविंड सीएसएस तो क्या ही चीज़ है, ये तो नॉर्मल छोटी सी चीज़ है, तो कोई भी बना सकता है। लेकिन उस टाइम नॉर्मली सब इतना पढ़ते नहीं थे, तो उस टाइम ऐसा लगता था कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ कर दी। सो या दैट इज़ माई प्रोजेक्ट एंड होप यू गाइज लाइक इट। एंड थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं कि आगे अभी ये सिर्फ इसका पहला वर्जन चल रहा है इस प्रोजेक्ट का, मैं एक्सकेलेटर वगैरह। सो इसके बाद मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा। सो लाइक जो अभी हमारा वर्जन 1 है, इसके अंदर तो करेंटली मैं यही फीचर्स रखने वाला हूँ और कुछ मैं नहीं डालने वाला। जो हमारा वर्जन 2 है, अगर मेरे को इसका सबमिशन करने से पहले टाइम मिला, क्योंकि बिकॉज अब मैं इसे सबमिट कर ही दूंगा, इट्स लाइक आप देख सकते हो 12:24 हो रहे हैं रात के, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 या 2 बजे तक एडिट करके वीडियो को सबमिट करूँगा। सो क्योंकि मेरे को अगला इस वीकेंड में थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कर पाया तो मैं वर्जन 2 डाल दूँगा, जिसके अंदर हमारी कस्टम क्लासेस के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कस्टम वैल्यू भी डाल सकें। जैसे बीजी के अंदर हम मान लेते हैं अपना कोई कलर डालना है कि 00 समथिंग, या फिर ऐसा ही कोई कलर डालना है। सो ये इम्प्लीमेंट अभी मेरे CSS के अंदर नहीं हुआ, तो मुझे ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। एंड एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी धीरे धीरे अभी। लेकिन हमारा MVP रेडी है, मेरा प्रोजेक्ट रेडी है, जो मेरे प्रोजेक्ट की मेन वर्किंग मुझे दिखानी थी वो रेडी है। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। ये एक शॉर्ट वीडियो ही था, ज़्यादा लंबा नहीं था। मैं लास्ट वीडियो जो बनाया था वो 42 मिनट्स का था। आई थिंक ये बेरली 20 मिनट्स का भी बनेगा, मुझे पता नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट।